हेलो एंड वेलकम टू सेशन। सो आज हम बात करेंगे स्टेट की। मींस चाहे वो स्टेट एग्जेक्टिव है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? जो पिछले दो लेक्चर है उनमें हमने यूनियन गवर्नमेंट की बात की थी, या कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की थी, और दोनों एस्पेक्ट देखे थे। फर्स्ट वाज द एग्जेक्टिव और दूसरा था लेजिस्लेचर, राइट। और लेजिस्लेचर में हमने क्या डिस्कस किया था? लोकसभा, राज्यसभा, उसकी फंक्शनिंग, हाउ डू दे पास द वेरी टाइप्स ऑफ बिल्स, कुछ ऐसा डिस्कस किया था हमने। और एग्जेक्टिव में आपको याद होगा हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये चीजें डिस्कस की हैं, है ना। चलिए अब बात करें हम स्टेट गवर्नमेंट की। बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है, याद रखिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी रेप्लिका होती है, उसकी एक कॉपी है बेसिकली। तो जब आपने सेंटर पढ़ लिया तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप आ जाएगा आपको, बट हम स्टिल डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसलिए हम डिस्कस करेंगे, है ना। ये कुछ ऐसे हो गए कि आपने माई काऊ का ऐसे याद कर लिया तो माई डॉग का लिख सकते हैं, कुछ लोग माई फ्रेंड का भी लिख सकते हैं, एक ही ऐसे से बहुत कुछ लिखा जाता है, राइट। चलिए एनी हाउ, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, press the like button, hit the like button, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू फील लाइक हेल्पिंग देम। चलिए सो एग्जेक्टिव की अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो कौन कौन है यहाँ पे? आप इसको कंपेयर कर लीजिए सेंटर के साथ। सेंटर यानी कि यूनियन कर लीजिए, सेंटर लिख लीजिए, एक ही बात है, मतलब एक ही होता है। यहाँ पे कौन है जी? प्रेसिडेंट था और वाइस प्रेसिडेंट था। यहाँ पे कौन है? उसकी जगह पे गवर्नर है, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में था, यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऊपर कौन था इनके? प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में, सभी को पता होगा, आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा हुआ है। तो सेंटर में कौन था? यहाँ पे था अटॉर्नी जनरल। ये हमने डिस्कस नहीं किया है ना, बस हमें पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल नहीं पढ़ा हमने, ना ही एडवोकेट जनरल यहाँ पे पढ़ेंगे, अलग कहीं पढ़ लेंगे तो। चलिए तो ये चीजें हैं। सो कंपैरिजन हो गया, रेप्लिका है, जो ये काम करते हैं वही ये काम करते हैं। ये हेड ऑफ द क्या है? कंट्री। ये हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, ये सरकार के हेड हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर स्टेट है, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है। सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है कहाँ पे? जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, बात करते हैं गवर्नर की, दोनों का जो ऑफिस है, एक इलेक्टेड है और दूसरा अपॉइंटेड है। गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, इज अपॉइंटेड। तो यही बात करने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले गवर्नर, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, एंड लाइक द प्रेसिडेंट ही इज अ नॉमिनल हेड, जिसको डी ज्यूर भी बोलते हैं। नॉमिनल हेड मतलब उसके पास जो पावर है नाम मात्र है, नाम की पावर है, एक्चुअल में जो पावर है वो किसी और के पास है। जो रियल पावर है वो जो पॉलिटिकल हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उनके पास है। सो रियल हेड के लिए जो वर्ड है याद रख लीजिएगा, उसको बोलते हैं डी फैक्टो। अगर कहीं वर्ड ये लिखा हो तो इसका मतलब होगा उसके पास रियल पावर है, और जिसके पास नॉमिनल होगी उसके लिए लिखा होगा डी ज्योर। तो एक के पास डी ज्योर है और एक डी फैक्टो है। तो डी फैक्टो वो जो रियल पावर, राइट, पोजेस करे। और गवर्नर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक ऑफिस होना चाहिए गवर्नर का, वो आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, समटाइम पीपीएससी में आस्क, बट वो जो होते हैं ना पीसीएस के एग्जाम, उसमें पूछे जाते हैं, यहाँ पे तो नहीं पूछने वाले, बट स्टिल यू मस्ट नो आइडिया। इसका बस रख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर होना चाहिए। और जो गवर्नर है वो कौन है? ही इज एजेंट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करती है। तो ये ऐसे कह सकते हैं, स्टेट को कंट्रोल करने का जो तरीका है सेंटर का, वो थ्रू गवर्नर है। ये जो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ सेंटर ऑफ द, सॉरी, एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट किया जाता है। सो इसके दो रोल हो गए हैं, एक हेड ऑफ द स्टेट है और एक एजेंट ऑफ द सेंटर है, तो दोनों तरफ से है ये। अपॉइंटमेंट की बात करें, याद रखिए इलेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं है, बट क्या होता है? अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है जी, राइट। और कब तक के लिए? वैसे तो आपको पता होगा 5 साल के लिए होता है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ही रिमेन इन ऑफिस एट हिज प्लेजर। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो ऑफिस में रहेगा। प्लेजर है मतलब जब तक उसकी खुशी है। इसका मतलब गवर्नर को कभी भी रिमूव किया जा सकता है, कभी भी, मतलब एनी टाइम। अब ये एनी टाइम क्या हुआ है अभी भी?
क्योंकि जो प्रेसिडेंट था, अब यहाँ कंपेयर कर लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर, जो प्रेसिडेंट है उसकी रिमूवल को हमने एक टर्म यूज की थी, इम्पीचमेंट, है ना, जो हमने कहा था आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा हुआ है, और उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर है। यानी कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, और उसके लिए ग्राउंड एक ही है कि अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, क्यों करना है, कारण एक ही होना चाहिए, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो नहीं है, देन द केस इज नॉट फिट फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। बट जो गवर्नर का केस है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ रिमूवल है, और वो कौन करेगा, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। किस ग्राउंड पे, देर इज नो ग्राउंड मेंशन्ड, प्लेजर, जब तक राष्ट्रपति खुश है। इसीलिए आप देखते होंगे, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, सरकार बदलती है तो गवर्नर बदल दिए जाते हैं, कुछ भी होता है गवर्नर बदल दिए जाते हैं। गवर्नर के लिए कोई ठोस कारण नहीं चाहिए क्यों बदला गया, गवर्नर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो ये पावर देता है। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है, गवर्नर साहब को कह दिया जाता है कि रिजाइन कर दीजिए, उससे पहले कि हम आपको हटाएं, तो वो रिजाइन कर देते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि जो कि एक ही बंदे को, एक ही गवर्नर को आप दो स्टेट का या ज्यादा का गवर्नर बना सकते हैं, या यूनियन टेरिटरी का साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं, जो भी वहां पे कहते होंगे। जैसे जो पंजाब का गवर्नर है, उसको पंजाब के साथ यूटी का चार्ज दे दिया गया, तो पंजाब का गवर्नर है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हो गया वो। तो ये कि सेम पर्सन इज गवर्नर फॉर टू स्टेट एंड यूटीज, वन स्टेट वन यूटीज हो सकता है। पहले जो था पंजाब और हरियाणा, उनके लिए सेम गवर्नर था, और यूटी का भी चार्ज उसी के पास था। तो ये क्या है, ये प्रोविजन है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। और जब वो दो स्टेट या दो स्टेट और यूटीज में काम करेगा, तो क्या होगा, तो वो जो काम करेगा किसकी सलाह पे करेगा, जनरली होता है कि गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। जैसे प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, याद करिए, अब जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ऐसे कुछ हमने वहां डिस्कस किया था। बिना इसकी मर्जी के ये कुछ नहीं करेगा, इसकी एडवाइस के, राइट। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे गवर्नर है, और वो किसकी सलाह पे काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, द मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर दो स्टेट का गवर्नर है, मान लीजिए पंजाब और हरियाणा का गवर्नर है, तो जब वो पंजाब के लिए काम करेगा तो पंजाब की जो सरकार है वो उसको एडवाइस करेगी, हरियाणा के लिए करेगा तो हरियाणा की जो सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो उसको एडवाइस करेगी, उसकी एडवाइस पे ही वो काम करेगा इन रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट की। ये नहीं कि जो यहाँ की सरकार ने कह दिया पंजाब की ने, वो हरियाणा के लिए लागू कर देगा, नो, राइट। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन डजंट मीन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ द गवर्नर, a person or a person who can be appointed as the governor। पहला तो यही है, he must be a citizen of India। दूसरा एज है, याद रखिए इसकी जो एज है वो वही है जो प्रेसिडेंट की एज होती है, यही होती है प्रेसिडेंट की एज भी, यस यही होती है। उसके बाद वो पार्लियामेंट का या विधानसभा का, यानी कि मेंबर हो, यानी कि एमपी या एमएलए ना हो, बस सिंपल सा इसको ऐसे देसी भाषा में एक लेमन की टर्म में समझ लीजिए कि वो एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये हमेशा रहेगा, यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, याद रखिएगा, वो हमेशा हम करते ही हैं बात ये वाली। तो ये चार क्राइटेरियाज हैं। उसके बाद ओथ, कौन शपथ दिलाता है उसको, और ये कहाँ लिखा हुआ है, याद कीजिए, हमने बात किया था शेड्यूल, जो शेड्यूल 3 है संविधान को, उसमें सभी ओथ दी हुई हैं कि किसकी ओथ में क्या होगा और कौन दिलाएगा। चलिए, इसके लिए कौन है, जो गवर्नर है उसको ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस दिलाएगा उस स्टेट का, कि अगर पंजाब का गवर्नर है तो पंजाब का चीफ जस्टिस, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, हरियाणा की बात करेंगे तो भी वही है, राजस्थान की बात करेंगे तो वहां का जो चीफ जस्टिस है वो दिलाएगा। अगर वो नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज है वो दिलाएगा। फिर इसका जो टेन्योर है, टर्म है ऑफिस की, कितने साल की है, इसका कार्यकाल 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। बट उससे पहले अगर वो चाहे तो वो रिजाइन करके ऑफिस छोड़ सकता है, या फिर उसको हटाया जा सकता है। क्यों, वो हमने पहले ही पढ़ा, बिकॉज गवर्नर will remain in office at the pleasure of the president, right? So theoretically the term is fixed for 5 years, but practically it is not the case.
It may be 3 year, 2 year, whatever be the like whatever could be the possibilities. अगर उसको लगता है प्रेसिडेंट को कि सरकार बदल गई है एंड देयर मस्ट बी न्यू गवर्नर, तो न्यू गवर्नर चेंज कर दिया आ जाएगा, वहां पे चेंज हो जाएगा पुराने वाला, राइट। अगर बात करें इसकी सर्विस कंडीशंस की, सिंपल यही है कि जो उसके खर्चे हैं, सैलरी कहाँ से आएगी, अलाउंसेस जो हैं, जो सरकारी खजाना है जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जैसे हमने बात की थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सिमिलरली उसी पैटर्न पे एक स्टेट का भी फंड होता है, जिसको आपने सुना होगा खजाने च, खजाने चो तनख्वाह आनी है तो खजाने च जाना पैसा सारा, बस यही है वो खजाना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और जो गवर्नर, उसके लिए एंटाइटलमेंट क्या है, सैलरी देख लेना अभी कितनी सैलरी है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। रेंट फ्री अकोमोडेशन है, कुछ अलाउंसेस हैं जो इसको मिलते हैं, राइट। और वो तो चलो दिस इज समथिंग वेरी लाइक टिपिकल सा, सभी को पता ही होता है, कोई यूनिक नहीं है। और ये आपको पता होना चाहिए, जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब गवर्नर एक बार अपॉइंट हो गया, उसकी सैलरी फिक्स सब कुछ हो गया, तो जब तक वो गवर्नर रहेगा उन चीजों को, उसकी सैलरी को, अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता। और ये इसी के लिए नहीं, सभी के लिए ऐसे ही, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई और, सैलरी कम नहीं की जा सकती है किसी भी कंडीशन पे, राइट। उसके अलावा ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, कि अपने जो ऑफिस के लिए वो कुछ करेगा एज अ गवर्नर, मतलब कुछ करेगा वो, कोई भी एक्शन है, वो कुछ भी करे, उसके लिए ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, कि उसने सही किया गलत किया, नो नो कोर्ट कैन क्वेश्चन। क्यों है ये ऐसा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्टिकल 14 है एक, अगर आपको याद होगा, ये क्या था, हमारे फंडामेंटल राइट हमने पढ़े थे 14 टू जो है 18 तक, राइट टू इक्वलिटी, जो आपको बराबरी का अधिकार देते हैं। तो उसमें था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो कानून है उसके सामने सब बराबर हैं, ये कहते हैं। बट वहां पे एक एक्सेप्शन है, कौन कानून के सामने बराबर नहीं होगा, गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड फॉरेन सोवरेन्स एंड डिप्लोमेट्स, मतलब हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, उसके अलावा जो बाहर से कोई भी आता है, चाहे बाहर का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट या उनके एम्बेसडर्स हैं, वो कानून से अलग हैं, उनको हम कानून के बराबर नहीं समझेंगे, उनको कानून के मुताबिक नहीं ट्रीट किया जाएगा। यानी कि वो अपने ऑफिस में कुछ भी करे, कानून को कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस यही चीज है। तो आगे यही कहता है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड एनी फॉर्म एज लॉन्ग द पर्सन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि जब तक कोई गवर्नर के ऑफिस में रहेगा उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, बट सिविल केसेस में उसके लिए ये इम्यूनिटी, ये बचाव अवेलेबल नहीं है, राइट। हाँ, बस अगर कोई केस करना है तो क्या करना होगा, 2 महीने उसको पहले नोटिस देना होगा। उसके अलावा जब तक वो गवर्नर है कोई भी पर्सन, तब तक कोई भी कोर्ट उसके अगेंस्ट वारंट, अरेस्ट वारंट इशू नहीं कर सकता, या कोई और पनिशमेंट उसको नहीं दे सकता, कुछ ऐसा है, राइट। फिर अगर बात करें उसकी पावर्स की, फंक्शंस की, तो थोड़ा सा लिंक कर लीजिए प्रेसिडेंट के साथ। प्रेसिडेंट और गवर्नर को कंपेयर कर लेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। प्रेसिडेंट की हमने क्या पढ़ी थी, एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ी थी, लेजिस्लेचर पावर पढ़ी थी, जिसमें फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी थी, इमरजेंसी पावर भी थी, और उसके अलावा आपने देखा होगा जुडिशियल पावर थी, डिप्लोमेटिक पावर थी, मिलिट्री पावर थी। ये सारी पावर हमने किसकी देखी, प्रेसिडेंट की हमने देखी थी, याद थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आ जाएगा। देखो, गवर्नर के पास मिलिट्री पावर तो नहीं हो सकती, मिलिट्री को कंट्रोल नहीं करेगा, डिप्लोमेटिक पावर नहीं होगी, डिप्लोमेटिक का मतलब जो जितनी भी ट्रीटी साइन होती है फॉरेन कंट्रीज से, तो वो राष्ट्रपति के नाम पे होती है, वो गवर्नर के नाम पे नहीं साइन होती है। जो एम्बेसडर्स अपॉइंट किए जाते हैं, बाहर से आते हैं, उनको रिसीव करना, उनको अपॉइंट करवाना, वो सारा इसका काम है। तो ये गवर्नर के पास नहीं है। ये तीनों होंगी, बिल्कुल होंगी, बट गवर्नर के पास के अलावा कुछ स्पेशल पावर हो सकती हैं जो प्रेसिडेंट के पास नहीं होगी। स्पेशल पावर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेशल स्टेट्स, कुछ राज्य हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसमें कुछ एरियाज हैं पर्टिकुलर, है ना, जिन पे स्पेशल फोकस की जरूरत होती है, तो वहां पे गवर्नर की पावर है, गवर्नर वहां पे फोकस करेगा, और वहां पे गवर्नर की पूरी पूरी चलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नर के पास क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर है, बट कोई डिप्लोमेटिक, मिलिट्री या इमरजेंसी की पावर इसके पास नहीं है, जो कि सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो ये सवाल बन जाता है, इसको देख लीजिएगा, मतलब इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा, कौन सी गवर्नर के पास और कौन सी प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है, राइट।
चलिए सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर में याद रखिएगा आपको अपॉइंटमेंट्स देखने किस किस की अपॉइंटमेंट होती है। सबसे पहले क्या है, सीएम को अपॉइंट करता है, फिर जितने मंत्री हैं स्टेट के उनको अपॉइंट करता है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उनको अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल को वो अपॉइंट करता है, राइट। और एडवोकेट जनरल कब तक ऑफिस में रहेगा, जब तक गवर्नर चाहेगा, यानी कि एजी जो है गवर्नर की प्लेजर पे ऑफिस में रहेगा। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता, उसका सर्विस है, उसके टेन्योर है, वही देखता है कि कब तक वो रहना चाहता है, राइट। उसके अलावा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो आप बात करते हैं ना, पीपीएससी, उसका जो चेयरमैन, उसकी मेंबर, उसको ये अपॉइंट करता है। बट एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंट तो उनको गवर्नर कर देता है, बट उसके पास उनको रिमूव करने की पावर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रख लीजिएगा। उसके अलावा अगर इसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ले सकता है, मांग सकता है, उसकी पावर है। उसके अलावा इमरजेंसी पावर इसके पास नहीं है, बट एक पावर है कि जो इमरजेंसी लगेगी स्टेट में, वो इसी की रिकमेंडेशन पे लगेगी। अगर ये रिकमेंड नहीं करा तो इमरजेंसी कहाँ से लगेगी, ये पावर है इसकी बस इमरजेंसी में, राइट। उसके अलावा जो पीएससी के मेंबर यानी पीपीएससी के मेंबर को सस्पेंड जरूर कर सकता है, बस सस्पेंशन की पावर है, और कोई पावर इसके पास नहीं है, राइट। चलिए उसके अलावा जो गवर्नर है ठीक है, तो क्या है, इसके पास जजेस को अपॉइंट करने की पावर नहीं है, जो कि प्रेसिडेंट के पास है, इसके पास नहीं है। बट ये इसको कंसल्ट किया जाता है, राइट। जब जजेस को अपॉइंट किया तो इसको कंसल्ट किया जाता है। उसके अलावा ये अब हटा दी गई है, ये पावर हुआ करती थी कि अगर उसको लगता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, दिस इज एंग्लो इंडियन होना चाहिए। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं जी, एनी आइडिया, कमेंट कर दीजिए। कि वो लोग जिनके एंसेस्टर्स या कह लीजिए वो अंग्रेज यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स आए थे वो तो चले गए, बट उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, सभी ने जनरेशन यहाँ पे रहती हैं, अब वो इंडियनाइज्ड हो गई हैं। पर ओरिजिन क्या है उनका, इंग्लिश है, एंग्लो है वो, तो वो इंडियन हो गए, तो एंग्लो इंडियन। तो अभी कम्युनिटी है पूरी, ग्रुप है बहुत बड़ा, बहुत सारी पॉपुलेशन इनकी। तो उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और विधानसभा में किया जाता था पहले, कि अगर वो नहीं इलेक्ट हो रहे हैं तो उनको नॉमिनेट करके बिठा दिया जाता था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है ना। तो एक किया जाता था, अब नहीं है ऐसा। ही दिस इज नॉट नेम, दिस इज ही में नॉमिनेट वन मेंबर। उसके अलावा जो जहां पे विधान परिषद है, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पे ये है, तो जैसे प्रेसिडेंट 12 लोग नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, उस तरह से गवर्नर जो है, जो विधान परिषद होगी उसके जितने मेंबर है उसका 1/6, कि अगर 60 मेंबर है वहां पे, तो 1/6 कितना हो गया, 10। तो 10 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है। यहाँ पे सवाल क्या बन जाता है, वो जो नॉमिनेट करेंगे किए जाएंगे मेंबर, वो किस फील्ड के होने चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट करता है सेम यहाँ पे, बस यहाँ पे एक नई चीज आ जाएगी। वहां पे भी यही था कि लिटरेचर में कोई बंदा हो, साइंस में, आर्ट्स में, और सोशल सर्विस, यहाँ पे आ गया कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ पे एक नया जुड़ गया, जो इन 5 फील्ड से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को ये नॉमिनेट करेगा। पर कहाँ पे, जहाँ पे विधान परिषद होगी, जहाँ नहीं है वहां पे नहीं करेगा। पंजाब में नहीं है जी, है ना, यूपी में होगी। लेजिस्लेटिव पावर क्या है, देखिए पहली बात तो यही है कि जैसे प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट था पार्लियामेंट का, ये स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। उसके बाद इसकी पावर क्या, ही कैन समन ऑन प्रोरोग द असेंबली, उसको डिसॉल्व कर सकता है। मतलब अगर सेशन बुलाना है उसको समन कर सकता है, सेशन खत्म करना है उसको प्रोरोग भी कर सकता है। प्रोरोग मीन्स एंड ऑफ द सेशन, या विधानसभा को भंग कर सकता है, खत्म कर सकता है, डिसॉल्व। उसके अलावा जब इलेक्शन होके आता है, पहला सेशन लगता है, तो उसको एड्रेस इसने करना होता है, जैसे प्रेसिडेंट करता है पार्लियामेंट को एड्रेस। उसके अलावा अगर कोई बिल पेंडिंग है ना, तो उसके लिए वो हाउस में मैसेज भेज सकता है। और जैसे स्पीकर है, डेप्टी स्पीकर है, तो अगर वो ऑफिस में नहीं है, वो खाली पड़े उनके ऑफिस, कि किसी को स्पीकर नहीं बनाया गया, तो ये क्या कर सकता है, ये किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकता है टू प्रेजाइड ओवर द हाउस, टू एक्ट एज द स्पीकर। फिर अगर हम बात करें कि मेंबर ने कुछ गलत किया है, जैसे डिफेक्शन की है, वो दल बदल लिया है, तो क्या होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। बट ये कौन करेगा, कहते गवर्नर करेगा डिस्क्वालीफाइड, बट किसके साथ मिलके, इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन।
ये याद रखिएगा। उसके अलावा जितने भी लॉ बनेंगे स्टेट में, वो कब तक लॉ नहीं बनेंगे, जब तक गवर्नर जो है वो उसके पास बिल भेजा जाएगा और वो उसको एक्सेंट ना दे। तो ये क्या कर सकता है, ये अपनी एक्सेंट दे सकता है, ये विद होल्ड कर सकता है, ये बिल को वापस भी भेज सकता है। कंडीशन ये है कि वो मनी बिल ना हो। बस अगर मनी बिल है फिर वो वापस नहीं भेजेगा। या क्या कर सकता है, उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकता है। ठीक है, कि अगर उसको लगता है कि जो बिल है वो किसी भी चीज को, जैसे हाई कोर्ट है उसकी प्रोविजन को एंडेंजर करेगा, कुछ और है, या उसको लगता है वो अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए उनके अगेंस्ट है, राइट। और वो अगर उसको लगता है किसी प्रॉपर्टी को एक्विजिशन की बात हो रही है, तब तो ऐसे बिल को वो क्या करेगा, वो रिजर्व रखेगा किसके लिए, कि वो डिस्कशन के लिए प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट की डिस्कशन के लिए अगर उसने बिल रिजर्व रख दिया और प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो बिल वो रिजेक्ट हो सकता है। यानी कि जो गवर्नर है वो किसी बिल को रिजेक्ट करवा सकता है, जबकि ऐसी पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं थी। उसके अलावा ऑर्डिनेंस की पावर इसके पास भी है। जैसे हमने पढ़ा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास जो आर्टिकल 123 के तहत एक पावर है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी सभा, कोई सदन सेशन नहीं चला रहा है और लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई है, तो क्या होगा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इस आर्टिकल के तहत एक अनाउंसमेंट करेगा, एक प्रोमिलगेशन करेगा, जिसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस। और उसकी पावर कैसी होगी, जो एक कानून की होती है तो कानून के बराबर होगा। वही पावर गवर्नर के पास है, आर्टिकल 213 में दिया हुआ है जी। तो जैसे प्रेसिडेंट कर सकता है ऑर्डिनेंस पावर इशू यूज कर सकता है, वैसे ये भी कर सकता है। और वो कब तक एनफोर्स रहेगा वो लॉ या वो ऑर्डिनेंस, ऐसा है जब असेंबली दोबारा से इकट्ठा होगी, जैसे विधानसभा है ना, विधानसभा का सेशन स्टार्ट हुआ तो उसके 6 हफ्ते तक वेट किया जाता है। 6 हफ्ते में विधानसभा को वो ऑर्डिनेंस पास करना होगा। अगर वो पास हो गया तो वो कंटिन्यू रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो वो लैप्स हो जाएगा, उस बिल को बंद करना पड़ेगा, उस कानून को हटाना पड़ेगा, ये है, या कह लीजिए वो अपने आप हट जाएगा, राइट। उसके अलावा जो गवर्नर है और क्या करते हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे पीपीएससी है, और फाइनेंस कमीशन है स्टेट का, पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया, और जो कैग की रिपोर्ट आती है, जो आपने सुना होगा एजी ऑफिस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एजी पंजाब यानी कि अकाउंटेंट जनरल वाला, तो उसके जो लेखे जोखे हैं वो सारे कहाँ रखता है, ये विधानसभा के सामने। उसके अलावा ये इंश्योर करता है कि जो बजट है वो पेश हो जाए। तो बजट पेश करवाना गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कागज में, थ्योरी में, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। उसके पास ये पावर्स उसके पास भी है प्रेसिडेंट के, वहां पे हमने ऐसी चीज नहीं डिस्कस की, इसको यहाँ पे नाम अलग दे दिया, बस पावर वही है जो हमने डिस्कस वहां पे की है। फाइनेंशियल पावर यानी कि जो सरकारी खजाना है या कंटीजेंसी फंड है, उसमें से अगर कुछ भी करना है तो उसके पास पावर इस निकालने की है। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद अपॉइंट करवाना है, वो इसी ने करवाना है। फाइनेंस कमीशन करता क्या है, फाइनेंस कमीशन ये देखता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्सेस का वो कितना कितना होना चाहिए। मनी बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा विधानसभा में तो वो इसकी परमिशन से किया जाएगा, इसकी रिकमेंडेशन, जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पे किया जाता है, राइट। और उसके अलावा जो बजट है ना, उसको प्रिपेयर करवाना और उसको पास करवाना। जुडिशियल पावर क्या है, जो पावर प्रेसिडेंट के पास थी किसी को माफी देने की, बस यहाँ पे है, ये कंप्लीट माफी की पावर थ्योरी में तो इसके पास नहीं। मीन्स किसी की जो कैपिटल पनिशमेंट है, फांसी की सजा, वो नहीं माफ कर सकता, बाकी ये सारी सजा माफ कर सकता है। रिप्राइव करना, रिस्पाइट करना, रिमिट करना, तो ये सारी चीजें, कम्यूट करना, कि किसी की सजा को वो बदल सकता है, कम कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रोक लगा सकता है, यानी कि तो ये पावर है। पर ये क्या है, डेथ सेंटेंस की इसके पास पावर नहीं है, कोर्ट मार्शल की पावर ऐसा नहीं है, बट प्रैक्टिकली ऐसा कहा गया है कि इसको डेलीगेट की गई है और ये पावर यूज की जाती है। उसके अलावा जब जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो उसको कंसल्ट किया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट के जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट यही करते हैं, उनकी पोस्टिंग प्रमोशन वो सारे गवर्नर के द्वारा होती हैं। उसके अलावा जो जुडिशियल सर्विसेज के मेंबर हैं तो उनको स्टेट हाई कोर्ट और पीएससी के साथ मिलके, पीपीएससी के साथ मिलके उनकी अपॉइंटमेंट ये करता है, राइट। इमरजेंसी प्रोविजन, ऐसा देखा जाए तो इसकी इमरजेंसी की प्रोविजन तो इसके पास पावर नहीं, पर ये क्या कर सकता है, अंडर आर्टिकल 356। ये क्या कहता है आर्टिकल 356, ये कहता है
कि स्टेट में अगर इमरजेंसी लगानी है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। तो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, जबकि जो प्रेसिडेंट के उसमें हमने केस में डिस्कस किया था वो क्या था, वो था नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी कि राष्ट्रपति के पास तीनों इमरजेंसी लगाने की पावर है, बट इसके पास क्या है, जो स्टेट इमरजेंसी है जो राष्ट्रपति लगाता है, पर उसको रिकमेंड यही करेगा, जब तक ये नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। और इसको हम जो स्टेट इमरजेंसी उसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, राइट। चलिए, डिस्क्रिशनरी यानी कि स्पेशल पावर जो सिर्फ इसके पास है, जैसे एक पावर है कि ये किसी भी जो बिल आता है कानून बनने के लिए उसको रोक सकता है, किस चीज के लिए, कि इसको प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करना है। फिर ये रिकमेंड करने की पावर सिर्फ इसी के पास है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा नहीं लगेगा, यानी कि इमरजेंसी लगेगी स्टेट में कि नहीं लगेगी, राइट। उसके अलावा तीसरा, कि जब किसी स्टेट का गवर्नर है वो, और साथ में उसको एक चार्ज दे देगा यूटी का, तो यूटी का चार्ज जो उसके पास होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होती है, तो वहां पे सारी मर्जी उसी की चलेगी। उसके अलावा जब किसी भी पार्टी को इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं मिली, तो किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो ये गवर्नर की डिस्क्रिप्शन है, वो किसी को भी बना सकता है, चाहे उसके पास मेजोरिटी हो या ना हो, राइट। उसके अलावा अगर इसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी लॉ के मुताबिक, किसी एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्शन है उसके मुताबिक, तो वो इसको मिल जाएगी। फिर जो डिसमिसल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, अगर इसको लगता है कि उनके पास जो मेजोरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनको डिसमिस भी कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि सरकार को भंग कर सकता है। उसके अलावा विधानसभा को भी भंग कर सकता है, अगर उसको लगता है कि मेजोरिटी किसी के पास जो है वो नहीं है। फिर ये असम के लिए कि जो वहाँ की जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको कितनी रॉयल्टी मिलेगी, जो फीस आ रही है लाइसेंस की माइन मुइन से, तो वो डिसाइड ये करता है वहाँ का गवर्नर, राइट। फिर इसी तरह से कुछ और स्टेट के लिए पावर है, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड। महाराष्ट्र के लिए क्या है, जो विदर्भा और मराठवाड़ा के एरियाज हैं, बैकवर्ड एरिया महाराष्ट्र के, तो वहाँ के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाना वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरुणाचल प्रदेश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे शांति व्यवस्था बनी रहे। असम के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वहाँ के ट्राइबल एरिया है उनका जो प्रशासन है वो सही ढंग से चले, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो उनका। नागालैंड के लिए इसकी ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि ये स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल पावर इसी की गवर्नर की, और किसी के पास नहीं है ये। मणिपुर के लिए इसके पास स्पेशल पावर क्या है कि जो वहाँ के हिल एरियाज है उनका एडमिनिस्ट्रेशन इसी ने देखना है। सिक्किम के लिए इसकी ड्यूटी क्या है कि वहाँ पे जो एडवांसमेंट है, सोशल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक एडवांस, जो अलग अलग पॉपुलेशन है वहाँ की, उसकी एडवांसमेंट इंश्योर करना, पीस इंश्योर करना वहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और गुजरात के लिए है कि जो वहाँ के सौराष्ट्र के और कच्छ के इलाके जो कि बैकवर्ड इलाके, वहाँ के लिए एक अलग डेवलपमेंट बोर्ड बनवाना, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। चलिए, तो गवर्नर के बाद आता है फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर यहाँ पे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस, जैसा सेंटर में यहाँ पे भी प्रोविजन है आर्टिकल 164 में, वो कहता है कि देयर शेल, यानी कि हमेशा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा जिसका हेड कौन होगा, चीफ मिनिस्टर, और वो क्या करेगा, टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, राइट। तो और गवर्नर क्या करेगा, फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, तो जो भी एडवाइस आएगी उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन करेगा गवर्नर, राइट। और जो चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट है, किसका, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसको अपॉइंट किया जाता है, और उसका जो हेड है, प्रधान है, वो कौन है, सीएम यानी उनका, है ना। जो चीफ मिनिस्टर हो गया तो हेड ऑफ द वो हो गया, तो ऐसे कह लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। जैसे वहाँ यानी कि सेंटर पे था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे एक चीज है कि किसी भी पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उसको वो ये कंडीशन पूरी करता हो कि एज उसकी 25 हो, इंडिया का नागरिक हो, और ये वगैरह वगैरह, इंडियन हो वो, है ना। ऐसे कुछ हमने बात की है। तो इसका मतलब सिर्फ ये कि अगर वो एमएलए भी नहीं है, विधानसभा का या विधान परिषद का भी मेंबर नहीं है, मेंबर ऑफ एलसी, एमएलए एमएलसी नहीं है वो, तो भी उसको मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है बिना इलेक्शन लड़े। पर ये क्या है कि कब तक, सिर्फ 6 महीने तक। तो 6 महीने तक उसको क्या करना होगा, इलेक्शन लड़के या किसी भी तरह से मेंबर बनना होगा किसी भी एक हाउस का। और यहाँ पे एक प्रोविजन है नॉमिनेशन की, तो नॉमिनेशन से भी आ सकता है वो। अगर वो 6 महीने के अंदर मेंबर नहीं बन पाया तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, बस ये है। और उनकी जो सैलरीज है वो जो
स्टेट की लेजिस्लेचर है, यानी कि विधानसभा वही डिसाइड करती है। फिर ये कितने लोग होंगे और कौन कौन होगा इसमें, ऐसा पहले तो फिक्स नहीं था। पर जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बड़ा यहाँ वही है कि 91st जो अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की 2014 में, 4 में सॉरी, उसमें ये फिक्स कर दिया गया है कि जितने भी एमएलएज होंगे उस विधानसभा में, तो उसका 15% जो मंत्री है वो 15% बनेंगे। जैसे पंजाब में कितने 117 एमएलएज हैं, तो यहाँ जो सरकार बनेगी उसमें कितने मेंबर होने चाहिए, इसका 15%। और 15% मैथ पे चले जाइए, निकाल लीजिए। 100 का 15 हो गया, 15 15 225, तो कम से कम 17, कुछ ऐसा ही है। हाँ 17 18, बस ये इतना। तो यहाँ पे इससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, ये मैक्सिमम है। ऐसे नहीं कि इसे खुश करने के लिए दो और बना दो, चलो जी 20 मंत्री बना दिए। पहले ऐसा हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है। अब संविधान ने रोक लगा दी कि मैक्सिमम 15% तक जो है एमएलए को मिनिस्टर बना सकते हो। फिर मंत्री कितने तरह के होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वही है जो हमने सेंटर में डिस्कस किया था। कैबिनेट मंत्री होता है जी, कैबिनेट रैंक का हो गया। एक स्टेट का होता है और एक डेप्टी होता है। ये इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इसके पास। ये कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए होता है, बट इसको भी इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा सकता है, राइट। और जो डेप्टी मिनिस्टर है इसको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, नो इंडिपेंडेंट चार्ज, नो इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये क्या करेगा, जस्ट असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ऐसे याद रख लीजिए। चलिए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर आता है। चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको पता ही होगा कि चीफ मिनिस्टर क्या है, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब डी फैक्टो है। और उसके अलावा जो सरकार है उसका मुखिया वही होता है, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है सेंटर पे, वही पोजीशन चीफ मिनिस्टर की है स्टेट पे। और इसको अपॉइंट कौन करता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ये याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। हम बात करते हैं इलेक्शन होता है, तो हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ऐसा है, जो इलेक्शन होता है वो एमएलए का होता है। पंजाब में अगर मैं बात करूं तो 117 एमएलए इलेक्ट किए जाते हैं। आप वोट डालते हैं आप सभी लोग, किसके लिए, एमएलए के इलेक्शन के लिए। अब जो ये एमएलए, इनमें से एक को सीएम बनाया जाएगा। वो क्या हो बनाने का मतलब, उसको अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन तो एमएलए के लिए था, तो अपॉइंट किया जाता है। पर कौन करता है, वो गवर्नर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, अगर किसी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती पार्टी को, तो ये गवर्नर की मर्जी है, उसकी पूरी पावर है, वो किसी को भी रेंडमली किसी को भी सीएम अपॉइंट कर दे, चाहे वो इलेक्शन ना भी जीता हो तब भी। पर नॉर्मली क्या होता है, जो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी है उसी को अपॉइंट किया जाता है, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा एमएलए हैं, राइट। फिर जो गवर्नर है वो उसको ओथ दिलाता है। गवर्नर को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस, और चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाता है गवर्नर। किसकी, सीक्रेसी की और ऑफिस की। जो सैलरीज हैं चीफ मिनिस्टर की, वो कौन डिसाइड करता है, जो एमएलए की डिसाइड करता है, यानी कि विधानसभा डिसाइड करती है। पावर क्या है, पावर यही है, या फंक्शन जो है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, तो जो मिनिस्टर है वो इसकी रिकमेंडेशन पे ही अपॉइंट होंगे और अलावा अपॉइंट नहीं हो सकते, राइट। जो उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, वो यही डिसाइड करता है। अगर उसको लगता है कोई ठीक से काम नहीं करा मंत्री, तो उसको कह सकते हैं भाई रिजाइन कर दे, उससे पहले कि वो उसको डिसमिस करवाए। जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग होंगी, काउंसिल की मीटिंग हो, उसको प्रेजाइड वही करेगा। फिर जो मिनिस्टर्स हैं उनको गाइड करना, डायरेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, वो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अगर वो चाहे तो वो सरकार को कोलैप्स करा सकता है, गिरा सकता है। कैसे, कि अगर वो रिजाइन कर दे। अगर कोई मंत्री रिजाइन कर दे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर सीएम रिजाइन कर दे, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट, यही तो गवर्नमेंट होती है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको भाई ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि सबने रिजाइन कर दिया और सरकार गिर गई, ऐसा होता है। गवर्नर के कंटेक्स्ट में बात करें तो इसकी ड्यूटीज क्या है, पावर क्या है। ये बेसिकली चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है गवर्नर और सरकार के बीच का। यानी कि सरकार की जो बातें हैं अगर वो पूछी जाएंगी, तो गवर्नर पूछेगा किससे, सीएम से पूछेगा। ये जितने भी डिसीजन लेती है सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सारे कम्युनिकेट किसको करता है, गवर्नर को करता है, सीएम। उसका जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो भी फर्निश किसको करता है, वो सारी गवर्नर को फर्निश करता है, ये फर्निश करता है ये। उसके अलावा अगर कोई और चीजें हैं जो
गवर्नर कंसिडर करेगा तो वो देता है। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो एडवोकेट जनरल हैं, मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं पीपीएससी के, इलेक्शन कमीशन है स्टेट का, तो वो क्या करता है, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए सलाह देता है गवर्नर को कि किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए, किसको नहीं किया जाना चाहिए। अगर विधानसभा के कंटेक्स्ट में बात करें तो यही है कि विधानसभा का सेशन कब बुलाना है, कब उसको खत्म करना है, जो हमने कहा कि गवर्नर करेगा। एक्चुअल में वो सलाह कौन देगा, सीएम की, भाई सेशन बुला लीजिए गवर्नर साहब और अब सेशन खत्म कर दीजिए। फिर अगर हमने कहा था कि गवर्नर असेंबली को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, एक्चुअल में वो कौन रिकमेंड कर रहा है, वो सीएम ही रिकमेंड कर रहा है। फिर जो भी सरकार की पॉलिसीज हैं तो जो फ्लोर पे अनाउंस की जाती है, फ्लोर का मतलब विधानसभा में, हाउस के अंदर, सदन के अंदर, तो वो कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। फिर जो पार्टी पावर में है वो उसका लीडर है, वो लीडर ऑफ द स्टेट है, पॉलिटिकल हेड है उस स्टेट का। चलिए उसके बाद आ जाता है प्रोसीजर। जो हमने बात की पार्लियामेंट की, लोकसभा राज्यसभा में जो प्रोसीजर फॉलो किया था, फंक्शनिंग है उसकी, यहाँ वही चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, या तो होगा यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और एक केस होगा वो जहां पे दो हैं, कौन कौन सी, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आप कहते हैं विधानसभा एंड विधान परिषद। दोनों ही नाम है इसके। हिंदी में विधानसभा विधान परिषद कहते हैं, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं होती है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सारी जो पावर है वो सारी इसी के पास है। इन्होंने बिल स्टार्ट करना है कोई भी, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल है, चाहे वो मनी बिल है, चाहे वो फाइनेंस बिल है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं होगा। और सारा इन्होंने स्टार्ट करना है और इन्होंने पास करना है, बात खत्म हो जाती है, और इनके बाद वो जाएगा गवर्नर के पास। बट जहां पे ये चीज आ गई, विधान परिषद आ गया, तो वहां पे प्रोसीजर वही है जो राज्यसभा की वजह से होता है। बट फर्क होगा एक, फर्क क्या होगा कि यहाँ पे विधान परिषद के पास उतनी पावर नहीं है जितनी कि राज्यसभा के पास पावर थी। यहाँ पे उसके पास ऐसे देखा तो कोई पावर नहीं है। राइट, ऑल राइट। चलिए सबसे बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल की। तो इसके लिए तो यही है, अगर दोनों हाउस है तो ये बिल दोनों हाउस से पास हो जानी चाहिए, ऐसे ही है। बट यहाँ पे विधान परिषद के पास, जैसे मैंने आपको बताया, राज्यसभा की तरह यहाँ पे इक्वल स्टेटस नहीं है उसके पास। इक्वल स्टेटस क्या था कि लोकसभा बिल पास करती थी, राज्यसभा के पास जाता था, राज्यसभा उसको ज्यादा तो नहीं, 180 डेज के लिए उसको रोक सकती थी। अगर रोक लिया, विद होल्ड कर लिया, तो क्या होगा, जॉइंट सेशन से ही, जॉइंट सीटिंग से ही उसको तोड़ा जा सकता था, तभी वो बिल पास हो सकता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो विधान परिषद है वो ऐसा नहीं कर सकती है। क्या कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, पहला 3 महीने के लिए, उसके बाद वापस जाएगा, फिर 1 महीने के लिए, 4 महीने डिले कर सकती है। यहाँ पे अगर वो नहीं पास करते, वो पास मान लिया जाएगा, ना में ही हाँ होगी। राइट। तो अगर मान लीजिए लोकसभा ने, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली ने या विधानसभा ने पास कर दिया, विधानसभा, और वो जाता है विधान परिषद के पास, तो क्या होगा, या तो बिल रिजेक्ट कर देगी वो, या 3 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, उसको रख देगी, या उसको वापस दे देगी कि भाई इसको डिस्कस करो, कि असेंबली ने बिल भेजा किसके पास, काउंसिल के पास, काउंसिल ने या तो उसको कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या 3 महीने के लिए रख दिया, या वापस भेज दे कि भाई इसको दोबारा से विचार करो, देखने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या है, जो असेंबली है, जो इनके पास बिल वापस आया है रिकमेंडेशन के साथ कि इस पे विचार कर लीजिए, वो कहते हैं हमारी मर्जी है, हम नहीं करेंगे। मर्जी है इनकी, यानी कि इनकी पावर कहाँ गई, पता नहीं, कोई पावर नहीं इनके पास। राइट। अब जब बिल दोबारा आएगा उनके पास, तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब बिल रिजेक्ट होगा, या उसको पेंडिंग रखेंगे कितने दिन के लिए, अब मैक्सिमम 1 महीने के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। राइट। या क्या होगा, बिल वो पास हो जाएगा। राइट। अगर कुछ भी इनमें से होता है कि या तो बिल वो रिजेक्ट कर दे, या 1 महीने से ज्यादा पेंडिंग रख ले, या उसमें अमेंडमेंट जो है अब उस पे आ जाएगा, एग्री ना करें, कि जो विधानसभा ने अमेंडमेंट की हैं उसको ये मना कर दे कि हम नहीं मानते, वो कहता कुछ भी कर लो, द बिल डीम्ड टू बी पास, मान लिया जाएगा कि बिल पास हो गया है, यानी कि
विधान परिषद चाह के भी किसी कानून को बनने से नहीं रोक सकती। सिंपल सा है यहाँ पे। इसका मतलब राज्यसभा की पावर फिर भी कुछ है, विधान परिषद की कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यहाँ से पता लग जाती है कि अगर विधान परिषद ही कोई बिल पास करे, लेजिस्लेटिव काउंसिल और बिल पास करे और वो भेज दे फिर विधानसभा के पास, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली उसके पास भेज दे, और ये उसको मना कर दे, तो क्या होगा? इसने यस किया, इसने मना कर दिया, पहला स्टार्ट इसने किया था, तो भाई वो बिल ही खत्म हो जाएगा, इनकी पावर है ही नहीं कुछ, है ना? तो ये याद रखिएगा। तो राइट, तो दिस वाज समथिंग जो हमने डिस्कस करना था। और अगर आपको डाउट है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, आई टेक देम अप विद यू, और हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा से, नो इश्यूज। राइट, और पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, एंड डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।